बात करते हैं आशा के रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आशा के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपन एक्ट ऑफ आशा क्या क्या कर सकती हैं, और इस दोनों के ऊपर जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो संविदा भर्ती हो या अन्य कॉम्पिटिशन एकेडमिक जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इसके अंदर ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो अगर आशा की अपन बात करें, आशा के जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है मोटिवेटेड करना का मतलब का होना, किसी को प्रेरित करना किसके लिए प्रेरित करना, कि जो महिलाएं हैं, जो जिनके प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने बच्चे का बर्थ यानी डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कराए। ये सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो रोल्स हैं अपने आशा का। दूसरी अगर इसका अपन बात करें तो मोटिवेटिंग, सेम प्रेरणा देनी है, प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन जो है अपन ने पहले भी इसका डिस्कस किया है। इम्यूनाइजेशन जो है वो रूटीन आरआई होता है। रूटीन आरआई जो है वो प्रत्येक गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है माँ, जच्चा और बच्चा दोनों को जो है वो वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। तीसरी अगर इसकी अपन बात करें, मोटिवेट फॉर फैमिली प्लानिंग, जो आवश्यक रूप से भारत के अंदर जो सबसे आवश्यक रूप पे जो चीज़ करनी है वो है फैमिली प्लानिंग, यानी जो जनसंख्या नियंत्रण। आप छोटी फैमिली, बच्चे दो ही अच्छे वाली जो कहानी है, मुहावरा है, वो लागू करने का अगर सबसे बेहतर जो कार्य करती है वो करती है आशा जो है इस प्रकार कार्य में अच्छी भूमिका जो है वो निभाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आशा और क्या क्या चीज़ें करेगी, तो आशा जो है वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करती हैं। तो जो डेमोग्राफिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डेमोग्राफिक जो रिकॉर्ड जो होते हैं, जो एनसीडी रिकॉर्ड जो होते हैं, वो भी जो है वो आशा जो है अपन बाद में जाके पढ़ेंगे कौन कौन से रिकॉर्ड जो है वो आशा बना सकती है, आशा के पास में रहते आशा तैयार करती है। आगे वाला टॉपिक में अपन लेंगे। तो रिकॉर्ड सारे बनाने की जिम्मेदारी भी जो है वो आशा की रहती है, क्यों आशा जो है वो फील्ड वर्कर के रूप में कार्य करती है आंगनवाड़ी के अंदर। उनके पास में डायरेक्ट फैमिली प्लानिंग से लगाकर बर्थ से लगाकर जो एक जुड़ा हुआ पार्ट जो है, जुड़ा हुई जो व्यक्ति जो होती है फैमिली से, वो एक आशा जो है वो कार्य करती है। और इसके साथ साथ में गांव जो है, जो एरिया आ रहा है वो एरिया साफ सुथरा रहे, गांव जो है वो सैनिटाइज हो, और सफाई के मामले में भी जो है आशा जो है वो मोटिवेट करती है, और ग्रामीणों को जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जो है वो जागरूक करती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आशा की, जो आशा जो है वो निभाती है। बात करते हैं एक्ट ऑफ आशा की। एक्ट ऑफ आशा का मतलब ये होता है कि आशा जो है किस प्रकार का जो कार्य है वो कर सकती है, उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या मेडिकेशन वो दे सकती है, कौन कौन सी मेडिकेशन वो दे सकती है, उस बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आशा जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी जो वाटर जो होता है, हाइड्रेशन जो हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रेशन जो है किसी कारण से, चाहे उल्टी दस्त हो या किसी कारण से जो बच्चा, जच्चा और बच्चा, उनके अंदर जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जो है हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। उस हाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए ये आशा जो है एक पैकेट देती है। उस पैकेट का नाम होता है ORS। ORS जो पैकेट होता है, उस ORS पैकेट को जो है वो सही ढंग से समझाकर जो है वो जच्चे और बच्चे को जो है वो दिया जाता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ये इसके कार्य क्षेत्र में आता है, ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो दे सकती है। बात करते हैं दूसरी इसके अंदर, तो आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि महिला को जो है उस समय जो गर्भवती महिला होती है उसको आयरन की आवश्यकता रहती है और फॉलिक एसिड की आवश्यकता रहती है। तो ये आयरन और फॉलिक एसिड की जो मेडिकेशन है ये भी आशा जो है वो सीधे जो गर्भवती माता है उसको दे सकती हैं। एक तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इसके कार्य क्षेत्र में आता है, ये स्वयं बिना किसी के आदेश, बिना किसी के ऑर्डर से भी ORS थेरेपी जो है वो दे सकती है। दूसरा इसके अंदर आता है आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट। आशा ये भी दे सकती हैं बिना किसी डॉक्टर से फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, पहले भी ये जो है बिना पूछे जो है ये आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो आशा दे सकती है। इनके पास में सप्लाई के रूप में इनको मिलती हैं। बाद में बात करते हैं क्लोरोक्विन जो होता है, ये मलेरिया के लिए, जो मलेरिया होता है उस मलेरिया के लिए जो है एक मेडिकेशन जो होती है वो जो है
मलेरिया को रोकथाम करने के लिए जो है ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। तो ये मेडिसिन भी जो है बिना किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के केवल आशा जो है वो ये मेडिकेशन भी जो है वो दे सकती हैं। मतलब एक्ट ऑफ आशा का सीधा मतलब ये है कि आशा क्या क्या कर सकती है। बात करते हैं अपन तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है DDK। कर कितनी बार शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है कि DDK किसके पास में होता है, तो DDK जो है वो आशा जो है उसके पास में रहता है। और DDK की फुल फॉर्म अगर बात करें तो डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, ऐसा डिलीवरी किट जो एक बार यूज होने के बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, पूरा सैनिटाइज रहता है और ये सप्लाई जो है वो आशा के अधीन रहता है। आशा इसका जो है उपयोग जो है वो कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं ओरल पिल्स और कॉन्डम्स की। तो ओरल पिल जो है इसके माला N और माला D, माला N और माला D इसके अंदर आती है, माला N एंड माला D। तो ये जो माला N और माला D जो मेडिकेशन है, ये जो ओरल पिल है वो आशा जो है वो महिलाओं को दे सकती हैं, जिससे जो फैमिली प्लानिंग वाला जो मैटर है वो इससे जो है वो होता रहेगा। फैमिली प्लानिंग जो है बच्चे नहीं होने की जो प्रक्रिया है, बच्चे होने की जो प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध जो है ये मेडिकेशन करती है। इसके साथ साथ में सप्लाई में कॉन्डोम भी आता है, ये भी जो है वो गांव के अंदर ग्रामीण फैमिलीज को है वो दिया जाता है। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है, जिससे मोटिवेट फॉर फैमिली प्लानिंग वाला जो मेथड है, जो फैमिली प्लानिंग वाली जो प्रक्रिया है उसको आशा जो है वो कर सके। तो ये रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ आशा, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक्ट को हम थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है उसको अपन विस्तार से देख रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर और अपन थोड़ा सा इसके अंदर डीप किया जाता है, ध्यान रखना क्योंकि ये जो टॉपिक जो है वो तो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अलग अलग तरह से पूछे जाएंगे। तो आपको अलग अलग तरीके से मैं इनकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं समझा रहा हूँ आपको। इसके अंदर सबसे पहले अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर है काउंसलिंग, यानी जो आशा जो होती है वो काउंसलिंग करती है। किस रिगार्डिंग काउंसलिंग करती है? वो करती है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। जो माता है, जो नई गर्भवती माता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके अंदर सामान्य पोजीशन क्या रखनी चाहिए, मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद में बच्चे को कौन सी पोजीशन में सुलाना चाहिए, तो ये सारी की सारी काउंसलिंग करने की जो जिम्मेदारी जो होती है वो आशा की होती है। तो इम्पोर्टेंट भाग आता है, काउंसलिंग भी आशा करती है। अगर अपन इसका विस्तृत रूप से देखें काउंसलिंग के अंदर ये है, एक होता है स्किल बर्थ रेडनेस, मतलब कि उस गांव के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चों की जो है वो जन्म हुआ है, तो उसकी अटेंडेंस लगाने की जिम्मेदारी, कितने नंबर ऑफ कितने बच्चे जो हैं वो भी जिम्मेदारी जो है वो आशा की रहती हैं। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, लोगों को जागरूक करना कि बीमारियां जो है वो कम से कम फैले, साइन और सिम्टम्स बताने कि इस प्रकार के साइन और सिम्टम्स है, इस प्रकार के पॉजिटिव एजेंट्स है, साफ सफाई रखनी है, स्वच्छ खाना खाना है, स्वच्छ पानी पीना है, और गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से कौन सी बीमारियां होती है, किस तरह से आपके शरीर के अंदर जो है वो कंडीशन जो है वो खराब करती है। तो इसके बारे में जो है कंप्लीट जो सारी जानकारी जो है वो आशा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को है, जो ग्रामीण के लोगों को जो है वो प्रोवाइड करती है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी होने से पहले उसके रोकथाम करने के तरीके बताना, वो भी आशा के कार्यों के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। दूसरी अगर बात करते हैं उसके अंदर, दूसरा अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें अपन, तो दूसरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो आती है कम्युनिटी सैनिटाइजेशन। मैंने आपको पहले कहा है, इससे पहले अपन ने जस्ट 2 मिनट के पहले आपको बताया है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है साफ सफाई, कीटाणुओं को, ऐसी सरफेस जो कीटाणुओं को मुक्त करना, ऐसी सरफेस जहाँ पे कीटाणु हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया है, जहाँ पे वायरस है, जहाँ पे फंगस है, उसको सैनिटाइज कैसे किया जाए। जैसे कोरोना के अंदर जो है आप लोगों ने जो सैनिटाइज जो यूज किया है हाथों के अंदर, उसका मीन्स यही है कि आप अपने हैंड को क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, अपने हाथों से बैक्टीरिया को रहित कर रहे हैं। बैक्टीरिया जो आपके हाथ पे लगे हुए हैं, आपके खाने के साइड में लगे हुए हैं, उसको किस तरह से जो है वो सैनिटाइज करना। इसके अंदर सैनिटाइजेशन प्रॉपर होने से बढ़ावा जो मिलेगा वो एक तो हेल्थ के अंदर बढ़ावा मिलेगा,
अपने हेल्थ के संबंधी जितने भी सैनिटाइजेशन है उसके बारे में जानकारी जो है वो आशा देती है। दूसरा जो होता है पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में जो है वो आशा जो है इसकी जानकारी ग्रामीण तक पहुंचाती है। खाने को साफ सुथरा कैसे रखे, प्रिजर्वेशन खाने का कैसे करे, मिल्क का प्रिजर्वेशन कैसे रखे, किस प्रकार के जो हैं फंगस जो है किस प्रकार के फंगस जो हैं वो फैलते हैं, इसकी रोकथाम करने के लिए भी सैनिटाइजेशन जो है वो समझाने का कार्य जो है करने का कार्य जो है वो आशा करती हैं। दूसरा जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम से उन सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम को जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो कार्य जो है आशा करती है। बात करते हैं अपन तीसरा, इसके अंदर प्रोविजन ऑफ ड्रग्स यानी आशा के अधीन कौन कौन से ड्रग्स जो होते हैं वो आशा के अधीन है। आशा जो है वो सप्लाई करती है, आशा जो है जो पेशेंट को देती है। तो इसके अंदर मैंने अभी जस्ट लिखा था क्लोरोक्विन यानी मलेरिया की जो ड्रग्स आती है वो आशा जो है वो दे सकती हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो आती है, डॉट जो आता है डॉट थेरेपी जो है वो डायरेक्ट ऑपरेटिव थेरेपी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगती है। जो मरीज जो है टीबी के पॉजिटिव जो मरीज जो हैं उनको दी जाती है, वो भी जो हैं आशा जो है वो दे सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं डायरिया की। डायरिया का पर जस्ट थोड़ी देर बाद में ORS मैंने आपको बताया है ORS, तो ORS जो हैं वो देने का जो काम जो है वो आशा करती है। तो 3 प्रकार के ड्रग प्रोविजन जो है वो आशा कर सकती है। मलेरिया के अंदर ड्रग्स प्रोवाइड कर सकती है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ड्रग प्रोवाइड कर सकती है और डायरिया के अंदर ड्रग प्रोवाइड कर सकती है। ये हो गया है प्रोविजन ऑफ ड्रग्स। बात करते हैं डायग्नोसिस। आशा जो होती है वो किस प्रकार का कौन सी डिजीज को डायग्नोसिस कर सकती है। तो आशा जो है वो एक तो मलेरिया के जो मरीज हैं उनकी जांच जो है वो आशा कर सकती हैं। इसमें स्लाइड से भी कर सकती है, स्ट्रिप से भी कर सकती हैं, स्लाइड से भी कर सकती है, स्पिच से भी कर सकती है, ठीक है ना। ये जो है वो आशा करती है। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी जांच भी जो है वो आशा करती है। तो आशा 2 डायग्नोसिस कर सकती है। कौन कौन से? एक तो मलेरिया के लिए डायग्नोसिस कर सकती है, दूसरा कर सकती हैं प्रेगनेंसी के लिए। थर्ड बात करते हैं इसके अंदर इसी का पार्ट आता है एस्कॉर्ट। मतलब एस्कॉर्ट का मतलब ये होता है ये घर घर जाके भी जो है एक मरीज को वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, एस्कॉर्ट करना। तो उसमें एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर जो है जब बच्चा पैदा होता है और 42 दिन तक जो केयर करने का जो कार्य जो होता है वो भी जो एस्कॉर्ट के आता है, वो एस्कॉर्ट का कार्य जो है वो आशा का रहता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जस्ट अभी मैंने आपको पहले भी बताया, ICDS हो चाहे आशा हो, इसके अंदर जो मुख्य जो जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सरकार जो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ले रही है वो चीज़ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इम्यूनाइजेशन RI रूटीन मैंने आपको कितनी बारी बता दिया है, ये भी जो आशा कर सकती है। अब आशा जो है वो डायबिटीज होती है उसका टेस्ट भी आशा जो है वो कर सकती है। आंगनवाड़ी पे आशा जो है वो TB का टेस्ट भी डायबिटीज का शुगर का टेस्ट भी जो है वो कर सकती है, TB का भी कर सकती है। TB का वैसे मैंने आपको मेडिकेशन दे सकती है TB का टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन डायबिटीज का टेस्ट जो है वो कर सकती है। इसके अलावा रहती है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग आपको पढ़ रखा है, पहले भी अपने पढ़ रखा है, ये भी कार्य जो है वो कौन करती है? आशा करती है। और इस प्रकार से जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पूरे का पूरा जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं आशा की। पहली है काउंसलिंग करना, उसके बाद दूसरी आती है प्रोविजन ऑफ ड्रग्स, आशा कौन कौन सी ड्रग्स दे सकती है। तीसरा आता है डायग्नोसिस, कौन कौन से टेस्ट आशा कर सकती है। चौथा इसके अंदर आता है एस्कॉर्ट, कौन कौन सी जो सेवाएं जो आशा जो एस्कॉर्ट करती है, यानी घर जाकर जो है वो सेवाएं केयर कर सकती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो है वो भी है, जो है इसके अंदर रहता है डिलीवरी का, वो भी है। इम्यूनाइजेशन जो है वो RI जो है वो आशा कर सकती है। टेस्ट का अगर पूछे आपको कि कौन सा टेस्ट जो है आशा वो कर सकती है अपने सेंटर पे, अपनी आंगनवाड़ी पे, तो डायबिटिक टेस्ट है और फैमिली प्लानिंग जो है बता रखा आपको पहले ही। इसके अलावा जो है कम्युनिटी सैनिटाइजेशन जो है वो भी आशा जो है उसमें भी है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये संपूर्ण रूप से अगर अपन देखा जाए तो आशा की विस्तृत रूप से जो है अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमने अभी तक देखी है। आशा की रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं कि आशा जो है, जो ये पद है, उस पद को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योग्यता जो है इसके अंदर रखने वाली महिलाएं कौन सी होती हैं। ये पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और इस पद के लिए जो हैं वो अलग अलग प्रकार के तरीके से होते हैं, योग्यताएं जो होती हैं जो एक महिला के अंदर होनी आवश्यक है। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो जिला
चिकित्सा अधिकारी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमओ होता है। और ये सीएमओ जो है वो शहरी क्षेत्र के अंदर अगर आशा की अगर नियुक्ति करनी है, शहरी स्वास्थ्य मिशन के अनुसार अगर आशा की नियुक्ति करनी है इसके अंदर, तो नियुक्ति के अंदर जो अर्बन है, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अंदर एक संस्था है, उस संस्था के आधार पे जो है आशा की नियुक्ति जो है वो की जा रही है, जिसको बोलते हैं डूडा। डूडा मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको नियुक्ति करती है एक आशा की अर्बन एरिया के अंदर। बात करते हैं इसी के अंदर कि आशा जो बनने के लिए जो महिलाएं होती है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो योग्यता की अगर बात करते हैं अपन, तो महिला जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, उसकी उम्र जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, 20 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। उसकी एज जो है वो 20 से 45 साल के बीच में उसकी एज जो है वो होनी चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला है और ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो है अगर वो आशा के लिए आवेदन कर रही है, तो उसकी जो मिनिमम एजुकेशन जो है वो 8वीं पास होनी कंपलसरी है। वहीं अगर इसी को अपन देखते हैं शहरी क्षेत्र के अंदर, तो 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी किसी भी बोर्ड के द्वारा जो है 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदन करने के लिए जो होता है, तो आवेदन करने के लिए उक्त गांव की निवासी बहू या बेटी जो है उसको यह प्राथमिकता दी जाएगी और वही होनी चाहिए। इंटरव्यू में अगर बात करें तो इंटरव्यू जो है वो ब्लॉक स्तर पे इनका इंटरव्यू होता है, और ब्लॉक स्तर पे इंटरव्यू होने के बाद वहाँ सीएमओ और एएनएम जो है इनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और जिसके अधिक अंक आते हैं, अधिक अंक आने पर ही वो जो महिला जो है वो आशा का कार्यभार जो है वो संभाल सकती हैं। और रही बात इसके अंदर प्राथमिकता की, जो हर बार सवाल पूछे जाते हैं कि किस महिला को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, तो प्राथमिकता के अंदर एक तो तलाकशुदा महिला होती है, उसको जो है वो उस गांव की तलाकशुदा महिला जो होती है उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, विवाहित जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और एक विधवा जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी सबसे अधिक। इसके बाद अगर कोई महिला जो है इन कैटेगरी के बाद भी अगर कोई पद रहता है तो दूसरी महिलाओं को दिया जाएगा, इनको इनमें नहीं होने के बाद। बात करते हैं इसी के अंदर के जो आशा जो है वो कितने घरों पर कितनी आशा जो है, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो राज्य सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है, जो निर्देश अनुसार है, अगर 200 से 500 घर हैं, घरों की संख्या जो है वो 200 से 500 होती है, तो वहाँ पे एक आशा जो है उसकी नियुक्ति होती है। वहीं अगर बात करते हैं 500 से 1000 घर होते हैं अगर, तो उन हर 1000 घरों के ऊपर अंदर जो है वो 2 आशा जो है उसकी नियुक्ति होती है, और 1000 से 1500 के अंदर 3, और 1500 से 2000 के बीच में घरों के अंदर जो है वो 4 आशाओं की जो है वो नियुक्ति होती है। तो ये पूरी जो है आशा की जो है वो योग्यताएं हैं। आशा का जो है इंटरव्यू जो होता है वो कौन लेते हैं, और अर्बन क्षेत्र में जो है वो कौन सी एजेंसी जो है वो आशा की नियुक्ति करती है, इसके लिए जो है हर बार सवाल जो है वो पूछते हैं। तो डूडा है, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो शहरी क्षेत्र के अंदर जो है आशा की नियुक्ति करती है, आशा का जो है वो अपॉइंटमेंट करती है। अब रही बात आशा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग हैं उसके बारे में हम लोग जो हैं अभी पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण का मतलब ये होता है कि आशाओं को जो वेतनमान मिलता है, जो उनको भत्ता मिलता है, उसके लिए हर बार एग्जामिनेशंस के अंदर, कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर, एकेडमिक एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो आशा जो है, आशा को 4 अन्य नामों से भी जो है हम लोग जो है वो जानते हैं। तो आशा बहु भी जो है आशा को बोल सकते हैं, आशा कार्यकर्ता भी बोला जाता है, आशा बहन भी बोला जाता है, और एक जो नया वर्ड है बहुसंगिनी, बहुसंगिनी भी जो है वो आशा को बोला जाता है। और आशा का जो वेतनमान होता है वो अलग अलग तरह से आशा का वेतनमान जो है वो निर्धारित होता है, और इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी कराने के लिए प्रोत्साहन करना, प्रेरक के रूप में कार्य करने पर। अगर आशा जो है वो एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है, उस महिला को जो है, गर्भवती महिला को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बाद में प्रसव कराती हैं या कराने के लिए उनको वहाँ तक लेके जाती है, तो आशा को जो है डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं देने पर 600 रुपये जो है वो प्रति डिलीवरी जो है वो मिलेगा। तो ये
मेन इंपॉर्टेंट भाग है जो आप याद रखिए, इसके अंदर 600 रुपये जो है मिलेंगे। दूसरा होता है कि एक जो बच्चा जो होता है उसका टीकाकरण सत्र पूरा करने पर, महिला हो या बच्चा हो, उसका टीकाकरण सत्र पूरा करने के बाद एक आशा को जो है वो 150 रुपये जो है वो 150 रुपये जो है वो मिलता है। रही बात अन्य किसी भी प्रकार के टीके लगवाने पर भी आशा को जो है वो 50 रुपये जो है वो मानदेय मिलता है। हर बार जो है सेक्टर मीटिंगें होती है, अलग अलग प्रकार की मीटिंगें होती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मीटिंगें होती है, सेक्टर मीटिंग भी होती है। उन सेक्टर मीटिंग के अंदर शामिल होने पर आशा को जो है प्रति बैठक जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बैठकें मीटिंग जो है वो निर्धारित समय पर की जाती है, और बैठक में शामिल होने पर जो आशा को जो है प्रति बैठक जो है वो 100 रुपये दिया जाएगा। ये भी बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशा के मीटिंगों में बैठने पर कितना, शामिल होने पर कितना। अगर रही बात इसमें टीबी रोगों के लिए जो डॉट्स का जो पूरा कोर्स जो होता है, और टीबी रोगी को अगर जो है वो दवा देने पर, टीबी रोगी को जो दवा दी जाएगी वो डॉट थेरेपी दी जाएगी, और डॉट थेरेपी देने के लिए अगर देती हैं और पूरे पेशेंट को अगर सही ढंग से जो है वो डॉट थेरेपी देती हैं तो 1000 रुपये जो हैं वो उस आशा को जो है वो मिलता है। कुष्ठ रोगी अभी लमदम जो है लेप्रोसी जो है वो लगभग जो है वो ख़त्म होने जैसा है, ख़त्म हो चुका है, एडिकेशन हो चुका है उसका। लेकिन ऐसा भी अगर रोगी अगर पाया जाता है, कुष्ठ रोगी अगर पाया जाता है, उसकी दवा जो है अगर देने के लिए अगर आशा काम करती हैं तो 500 रुपये उसको जो है वो मिलता है। और बात करते हैं नया कुष्ठ रोगी अगर खोजने की बात करते हैं, अगर उस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ उसका पॉपुलेशन है उसमें जहाँ वो आंगनवाड़ी के अंदर जो आशा लगी हुई है, अगर उसके अंदर जो अगर कुष्ठ रोगी अगर पाया जाता है और उसका सूचना जो है वो अगर आशा देती है तो 200 रुपये जो है उसको भी जो है वो मिलता है। इसके अलावा जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो कराती है आशा तो 25 रुपये जो है उसका मिलता है। और ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर बनाने पर एक रजिस्टर बनता है जिसमें पूरे गांव का जो स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य के बारे में पता लगता है। रजिस्टर बनाने के लिए जो है आशा को 750 रुपये जो है वो मानदेय जो है वो मिलता है। अगर सारी चीज़ें होने के बाद में अगर अपन मानदेय की बात करते हैं तो एक मिनिमम सैलरी जो है आशा की जो बनती है वो 10,000 के आसपास उसकी मिनिमम जो है वो सैलरी जो है वो लगभग इस फिगर के अनुसार बनती है। और नियमित गतिविधियां करने पर जो है आशा को जो है वो 1000 रुपये जो है वो मिलता है, सरकार द्वारा जो है मानदेय दिया जाता है। इसके बाद जो अगर बात करें इसके अंदर अपन आशा का पूरा संपूर्ण रूप से अपने जो है हर तरह से जो है आशा के बारे में अब अपन कल परसों अगर क्लास लेंगे तो जच्चा बच्चा कार्ड के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर भी अपन बात करेंगे। तो अभी जो ये पूरा जो NRHM से NCD है, ICDS है, चाहे वो यूनिसेफ है, चाहे वो केयर है, चाहे वो WHO है, उसके बारे में अपन विधित रूप से पढ़ेंगे। आप लोग सब लोग जो हैं वो इवनिंग और मॉर्निंग बैच के साथ में जुड़ सकते हैं VRE लर्निंग के साथ में। थैंक यू।